बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 32 किस्तें सुन चुके हैं। अब 33वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। मैंने उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा, चंगा मैं अभी आया। कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने उठकर बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी लगा ली और दरवाजे से मुल्हिक मैं एक चारपाई पर पांव लटकाए बैठ रहा। उस वक्त सिवाय एक नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल के मेरे पास और कुछ नहीं था। उसकी हैसियत भी ना होने के बराबर थी, लेकिन महज इसलिए कि कभी कभी मामूली चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैं अक्सर ऐसे मौक़ों पर पिस्तौल अपने साथ रखता था। करीबन आध घंटे बाद दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी। मैंने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। सरवन सिंह आगे आगे था और उसके पीछे 4 अफराद थे। वो अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरा था और मुझे खतरे का एहसास उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका। आने वाले गो के सिविलियन लिबास पहने हुए थे, लेकिन उनकी मखसूस वज़ाकता ने मुझे उनकी असलियत का एहसास दिला दिया। सरवन सिंह जर्नैल सिंह वगैरह के भेस में मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को ले आया था। नवारदों ने मामले की संगीनी का अंदाजा पहले से कर लिया था, इसीलिए वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए थे। मैंने उछलकर सबसे आगे वाले सरवन सिंह के पेट में जोरदार लात मारी, लेकिन मेरी तवक्कात के बरक्स वो बजाय उन लोगों पर गिरने के सामने वाली दीवार से जा टकराया और नवारदों ने फुर्ती से पीछे हटते हुए पिस्तौल निकाल लिए। हैंड्स अप। 3 पिस्तौल बैक वक्त मेरी आंखों के सामने लहराए। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते चले गए। वो लोग मुझे एक लम्हे की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। 2 आदमियों ने मेरे बाजू पीछे की तरफ मोड़े और तीसरे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरी दोनों कलाइयां मजबूती के साथ पहले से अपने पास मौजूद रस्सी के जरिए कस कर बांध दी। उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था और उनका चौथा साथी इसी असना में मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा रहा। सरवन सिंह के पेट में मैंने इस कदर जोरदार लात मारी थी कि वो पेट पर हाथ रख के जमीन पर लेटा करा रहा था। बेबस होते ही उन्होंने मेरी तलाशी ली, पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ ही वो वैश्यों की तरह मुझ पर पल पड़े। उनमें से एक ने, जो कमांडो मालूम होता था, मेरी कमर में जोरदार लात रसीद कर दी। मैं अचानक हमले से आगे की समत लड़खड़ाया तो सामने खड़े हमलावरों ने भी अपने कमांडर का अमल दोहराया और उसके साथ ही मुझ पर घूंसों और ठोकरों की बारिश होने लगी। मैं बेबसी से जमीन पर गिरा, उन्हें देखता रहा। जब मार मार कर वो करीबन थक गए और मेरे भी चेहरे से खून बहने लगा तो उनमें से एक लंबे तड़ंगे शख्स ने मेरे सर के बाल मजबूती से पकड़कर मुझे जमीन से ऊपर उठाया और धक्के देते हुए आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों बाद ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास मुझे हो गया। मैं गिरफ्तार हो चुका था और सरे शाम ही ऐसे इलाके में काबू आ गया था जहां से कोई चिड़िया भी पर मार कर बाहर जाने की ताब न रखती थी। मेरे ज़हन ने फौरन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की और मैंने सरवन सिंह को उनके सामने गालियां बकना शुरू कर दी। जलील आदमी, तूने सिर्फ 5 किलो अफ्यून के लालच में पकड़ाया है, लेकिन तू बच कर कहाँ जाएगा। सिक्योरिटी के आदमियों ने पहले तो उसे कोई चाल समझा और मुझे धक्के देते हुए बाहर ले आए, लेकिन उनमें से 1-2 ने मशकूक नजरों से सरवन सिंह की तरफ घूरा जरूर था। बाहर निकल कर देखा तो एक जीप और मुसल्ला फौजी भी यहाँ मौजूद थे। गोया उन लोगों ने मेरे फरार के तमाम मुमकिन इम्कानात पर गौर करने के बाद ही ये कदम उठाया था। मेरी आंखों पर उन्होंने स्याह रंग की पट्टी बांध दी और दोनों कलाइयों पर हथकड़ियां पहना दी। फिर मुझे करीबन घसीटते और गालियां देते हुए जीप तक ले आए। किसी ने गालियां देते हुए मेरी गर्दन पर उस जोर का मुक्का मारा कि मेरा सर जीप से टकराया और उसके किसी ऐसे हिस्से में चोट लगी कि मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। सिर्फ इतना याद रहा कि मेरे बेहोश होने से पहले किसी ने जोरदार थप्पड़ भी रसीद किए थे। उनके ज़हन में शायद ये बात थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें हकीकत का एहसास हो गया तो उन्होंने मुझे जीप में फेंक दिया। होश आया तो मैं किसी तंग सी कोठड़ी में चारों शाने चित पड़ा था, जिसके दरवाजे में 3 या 4 सलाखें लगी हुई थीं, जिनसे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये सजा याफ्ता फौजियों के लिए मखसूस किस्म का सेल है जिसमें मुझे बंद किया गया है। पुख्ता सीमेंट से बने फर्श पर सिवाय मेरे जख्मों से रिसने वाले खून के और किसी चीज़ का नामो निशान दिखाई न देता था। मैंने चाहा कि उठकर बैठ जाऊं, लेकिन जैसे ही हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, दर्द की एक तेज लहर उठी और मुझे तड़पा गई। बेइख्तियार मैंने जिस्म ढीला छोड़ दिया। अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर उठने वाली कर्ब की लहरों को किसी हद तक रोकते हुए करवट बदलकर कोठड़ी की दीवार का सहारा लेकर दोबारा उठना चाहा था कि अचानक बाहर कदमों की चाक उभरी और मैं फौरन उसी पोजीशन में चला गया, क्योंकि सोचने समझने के मौके मुझे अभी तक मुयस्सर नहीं आए थे और किसी नतीजे पर पहुंचने के बगैर मैं होश में आना नहीं चाहता था। रात का गालबन दूसरा पहर था और न जाने बेहोशी की इसी कैफियत में मुझे कितने घंटे गुजर गए थे। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। एक आवाज कोठड़ी के करीब से सुनाई दी। अभी तक होश में नहीं आया। उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने टार्च की रोशनी मुझ पर फेंक कर सूरत हाल का जायजा लिया हो। फिर दूसरी आवाज उभरी। बड़ी देर होगी, कहीं मर न जाए, क्या ख्याल है? पहली आवाज दोबारा आई। मेरा ख्याल है सर को रिपोर्ट कर दें। ठीक है। उसके साथ ही वापस जाते कदमों की आवाजें गूंजी। उनके दफा होते ही मैं जैसे तैसे उठकर और कोठरी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया।
میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر کی طرف اٹھا جہاں ایک اور ننھے سے سر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چوٹ لگنے سے سر پھٹ گیا اور زخم کے گرد بال خون سے چپٹ گئے تھے۔ جسم کے جس حصے پر بھی میرا ہاتھ لگتا وہیں سے درد کی ایک تیز لہر اٹھتی۔ میرا سارا وجود دکھتے ہوئے پھوڑے میں بدل چکا تھا۔ ذرا مہلت نصیب ہوئی تو پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آ گئے۔ تو بلا کر پھنسی گئے نا برخودار۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں بزدلوں کی طرح ہتھیار پھینک کر سب کچھ اگل دوں، یا جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کروں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موقع کا منتظر رہوں، پھر جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ لگے بھاگ جاؤں۔ پہلی صورت اس لیے تو ممکن نہیں تھی کہ اب میں قابو میں آ چکا تھا اور بزدلی کے مظاہرے پر دشمن مجھے معافی دینے سے تو رہا، البتہ یہ ضرور تھا کہ جب میں اس چور کی طرح جو پہلی ہی چوری پر پکڑا جائے اور پولیس کی ترغیب اور دھمکیوں میں آ کر تمام واقعات بلا کم و کاست اگل دے، پولیس والی روایتی تفتیش کا شکار ہو جاؤں اور مجھے وہی روایتی جملے سننے کو مل جائیں کہ اس کا تو ہمیں علم تھا صاحبزادے، وہ والی بات بتاؤ جو تم چھپا رہے ہو، اور پھر وہ والی بات پوچھنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا۔ علاوہ ازیں مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا، مرنے سے پہلے بھارتی جیلوں سے چھٹکارے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے بزدلوں کی طرح زندہ درگور ہونے کی بجائے بہادروں کی طرح حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے انسانی فطرت کا تقاضا جانیے یا میری بزدلی کی اپنی گرفتاری کا احساس ہوتے ہی ایک ایک کر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے میرے سامنے آنے لگے تھے۔ جس جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا وہاں سے بمشکل 150-200 فرلانگ کے فاصلے پر سرحدی لکیر واقع تھی، جس کے بعد میرے وطن کی آزاد فضائیں شروع ہو جاتی تھیں، لیکن حسب روایت کمند وہیں جا ٹوٹی جہاں لبے بام 2-4 ہاتھ دور ہی رہ گیا تھا۔ گھر یاد آیا تو یہاں بھی اپنے محسنوں کی فکر دامنگیر ہوئی۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ کہیں کڑی سے کڑی ملاتے تفتیش کنندگان رائے کوٹ تک جا پہنچے تو کیا بنے گا؟ میں کیسے ان سے سامنا کر پاؤں گا؟ انسانی رشتوں کا یہ المیہ وہ لوگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پرکاش، پونم، سدرشنا تو کون کے تینوں زاویوں نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن قریب آتے قدموں کی چاپ پھر سے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی، جہاں ایک کیپٹن کے ساتھ 3 مسلح فوجی میری کوٹڑی کے بالکل باہر سامنے کھڑے اور کتنی دیر سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی جاٹ ریجمنٹ سے تھا۔ ٹارچ کی روشنی براہ راست آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کیپٹن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن میں بدستور اسی پوزیشن میں رہا۔ کیپٹن مجھے گالیاں بکنے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے ایک جیدار سمگلر کا کردار ادا کرنا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر جیداری پیدا کروں اور اپنے کسی عمل سے بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ کیپٹن کے بعد اس کے ماتحتوں نے بھی وہی عمل دہرایا، لیکن میں نے سر جھکا لیا اور ان کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا۔ تالا کھولو، بھارتی کیپٹن نے اپنے ساتھیوں کو غصے سے کھولتے ہوئے حکم دیا۔ ایک سپاہی نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھول دیا اور سب اندر گھس آئے۔ سب سے پہلے کیپٹن نے میری پسلیوں میں ٹھوکریں ماری، اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تلقید شروع کر دی۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے رائفلوں کے بٹ میرے پیٹ اور سینے میں مارے۔ اس دوران میں اپنی چیخوں اور کراہوں کو روکنے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں میں دبا رہا تھا کہ میرے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ ساتھ ہی کسی موزی کی رائفل کا بٹ ایسی جگہ لگا جس سے میرا ذہن تاریک ہو گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ظالموں سے نجات مل گئی۔ دوبارہ مجھے دن چڑھے ہوش آیا۔ اس مرتبہ ہلنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی تھی اور چپکا لیٹا رہا۔ میرے بدن کا رواں رواں فریادی ہو رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی نے مجھے اتنی تقویت مہم پہنچا دی کہ مجھ میں اذیت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میری کوٹڑی کے سامنے ایک سنتری ٹہل رہا تھا جو مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر شاید کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک سکھ کرنل کو اس طرف آتے دیکھا جس کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی موجود تھے۔ میری کوٹڑی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اس نے انگریزی میں چہکتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ اصل میں میری شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کا فکرہ سجا ہی نہیں۔ چند سیکنڈ تک میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس نے یہی بات پنجابی میں دہرائی۔ جواب میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پرویز، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سیالکوٹ۔ واہ یار، تو اپنا گرائی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اپنے ماتحتوں کو حکم دے کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور 3 سپاہی اندر گھس آئے۔ اٹھو، ان میں سے ایک حوالدار نے حکم دیا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ 2-3 گالیاں دینے کے بعد اس نے میرے گھٹنے پر اس زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ بے اختیار میری ہائے نکل گئی۔
यूं लगा जैसे घुटना टूट गया हो। मैं शिद्दत दर्द से दोरा हो गया। बाकी दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आए, जहां एक तरफ कमरों की कतार के बाहर वही सिख कर्नल खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो तेजी से आगे बढ़ा और गुस्से की एक्टिंग करते हुए उसने मुझे लाने वालों को बेतहाशा गालियां देनी शुरू कर दी। सिपाही सहम कर एक तरफ हट गए। मैं बदस्तूर घुटना पकड़े जमीन पर बैठा रहा। उठो जवान, उसने मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा और सहारे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं उसकी चाल समझ रहा था और दिल ही दिल में उस पर हंस भी रहा था कि अपनी दानिश में उसने बड़ी चालाकी का मुजाहिरा किया था। मैं उसको हाथ पकड़ा कर खड़ा हुआ और करीबन लंगड़ाता हुआ उसके साथ एक कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर कर्नल ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद सामने रखे मेज पर बैठ गया। इन्होंने तो तुम्हें भोजन भी नहीं करवाया होगा। उसने यहाँ मौजूद सिपाहियों की तरफ इशारा किया। काबू में आए हुए हैं सरदार जी, जो जी में आए वही करें, मैंने बड़े पुरस्कून लहजे में कहा। यार ये लाले साले होते ही ऐसे हैं, उसने हिंदुओं को गालियां देते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मेज के किनारे लगे पुश बटन पर उंगली रख दी। फौरन एक अर्दली अंदर आया। इसे भूखा प्यासा मारना है क्या? उसने सिपाही को गजबनाक आंखों से देखा और उसके जवाब देने से कबल ही उसे मेज से नाश्ता लाने का हुक्म दिया। देखो मियाँ, मैं जट हूँ और मुझे भी हिंदुओं से इतनी नफरत है जितनी तुम्हें। अब बदकिस्मती से हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ता है तो क्या करें। मैं भी जिला सियालकोट का रहने वाला हूँ। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, आखिर हम हैं तो एक ही, सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। और फिर तुम भी हमारी तरह दलेर लोग हो और बहादुरों की कदर करते हैं। ये और इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें वो मुझसे करता रहा। इस दौरान में एक सिपाही मेस से चाय और पूड़ियाँ ले आया। मेरे सामने ही उसने भी एक कप में चाय अंडेली और मुझे मजबूर करके पूड़ियाँ भी खिलाता रहा। नाश्ता करने के बाद मैं किस हद तक पुरस्कून हो गया था। इस दौरान में उस बेवकूफ़ सिख कर्नल को भी जैसे यकीन हो चला था कि उसका जादू चल गया है। क्या नाम बताया था तूने अपना? उसने अचानक सवाल दागा। अपनी दानिश में बड़ा नफसियाती हरबा आजमाया था उसने। जी परवेज, मैंने उसी पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। बीए तो हो गए। अचानक उसने पैंतरा बदला। वो क्या होता है सरदार जी? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। देखो मियाँ, तुम परवेज हो या जावेद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इल्म हुआ था कि जासूस पकड़ा हुआ है और मुसलमानों से अपनी खसूसी मोहब्बत की वजह से तुम्हें देखने आ गया हूँ। मेरा यही मशवरा है कि अपने बारे में सब कुछ सच बता दो। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि इस तरह मैं तुम्हारे लिए रहम की गुंजाइश निकाल सकूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने जेल काटने के बाद हम तुम्हें रिहा कर देंगे। अगर तुम ये समझो कि यहाँ झूठ से काम चल जाएगा तो यह वहम अपने दिल से निकाल लेना। तुम खासे सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान हो, लेकिन एक बाजू या टांग से अपाज होने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी इसका अंदाजा शायद तुम अभी से नहीं लगा सकते। मियाँ, जान है तो जहान है। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें यहाँ से भगा देता, लेकिन मैं भी नौकरी क्या हो तो मजबूर हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि अगर तुम सच सच बता दो तो मैं उस अफसर से जो तुम्हारी तफ्तीश करेगा कहकर मामला खत्म करवा सकता हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे अजियतनाक तरीके से सजाएं दी जाती हैं कि सुनकर रूंगटे खड़े हो जाएं, और फिर भी कोई जुबान न खोले तो जानते हो क्या होता है। मैंने सिर्फ सवालिया नजरें उसके चेहरे की तरफ उठा दी। बॉर्डर एरिया में ले जाकर ये लोग कुत्ते की मौत मार डालते हैं और लाश को जंगली जानवर खा जाते हैं। उसने आगे की समत झुकते हुए बड़े डरावने लहजे में कहा। उसके बाद उसने खामोश होकर मुझ पर नजरें जमा दी। शायद वो अपने कहे हुए फिक्रों का रद्द-ए-अमल मेरे चेहरे पर तलाश कर रहा था। सरदार जी, जो कसम दिल चाहे ले लें, मैं बदमाशियों की औलाद हूँ और तफ्तीश से नहीं डरता। ना ये मेरे लिए कोई नई चीज़ है जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं। मैं वो हरगिज़ नहीं। मैंने बड़ी मुल्तजी लहजे में उससे कहा। तो फिर तुम क्या हो? उसने बड़े तमस्खराना अंदाज में पूछा। बात सिर्फ इतनी है सरदार जी कि मैं कल रात की इट लगाने बतौर नमूना सिर्फ 5 किलो अफ्यून लेकर इस तरफ आया हूँ। सरवन सिंह बेईमान हो गया और मेरे ख्याल में उसने अपने नंबर बनाने के लिए आप लोगों को मेरे मुतल्लक गलत इतला देकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया है। आपको यकीन ना आए तो उसके घर की तलाशी ले लें। मैंने वही लहजा बरकरार रखा। मेरे जवाब पर सिख कर्नल मुस्कुराने लगा। जाने दो मियाँ, फिर मुझे गालियाँ दोगे कि सिख होकर भी मुसलमानों से हमदर्दी ना की। बात को समझने की कोशिश करो। अगर इस तरह झूठ बोलने से काम चल सकता तो मैं तुम्हें आगे जाने ही ना देता, लेकिन सख्ती बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसने आखिरी फिक्रा कहकर हवा में तीर चलाया और मुतमिन होकर मेरी तरफ देखा। मेरे साथी कभी सरहद अबूर नहीं करते सरदार जी। मैं भी पहली मर्तबा आया और फंस गया। हम लोग सरहद पर ही माल का लेन देन कर लेते हैं। मेरे जवाब पर उसने खसियाने होकर मेरे चेहरे से नजरें हटा ली और खिड़की से बाहर झांकने लगा। फिर अचानक वो मेरी तरफ पलटा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि ख्वाह दिलचस्पी लेकर मैं अपने मुतल्लक इन लोगों को शक में मुब्तला नहीं करना चाहता। वो अब भी पूरी उम्मीद नजर आता था। फिलहाल तो वापस उस कोठरी में जा रहे हो। कागज पेंसिल वहां मौजूद है। अगर मेरी बात मानो तो उस पर सब कुछ लिख दो, वरना तो यहाँ तफ्तीश का आगाज टांग या बाजू तोड़ने के बाद किया जाता है। इतना कहकर उसने घंटी बजाई। दोबारा वही संतरी अंदर आया।
कर्नल ने उसे मुझे ले जाने का इशारा किया और मुझे अपने हमराह लिए वो उसी कोठरी में आ गया। कमरे के बाहर 15-20 मुसल्लह फौजी खड़े थे, लेकिन उनके खड़े होने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो आम मामूल के मुताबिक खड़े हों, खसूसन मेरे लिए नहीं। मैं खामोशी से सर झुकाए सिपाही के पीछे पीछे चल रहा था। मुझे कोठरी में धकेल कर वहां मौजूद पहरेदार ने बाहर से ताला लगा दिया। कर्नल के कहने के मुताबिक वहां कागज और कलम मौजूद था। मैं चुपचाप बैठा आने वाले हालात से मुतल्लक मंसूबाबंदी करता रहा। यहाँ से फरार के इम्कानात न होने के बराबर थे। इसके मुतल्लक तो मैंने सोचना भी फजूल जाना। रात को फिर वही कर्नल आया। इसका मतलब है तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ठीक है, खुद ही देख लोगे। मेरा तो जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया, कहकर वो चला गया। कर्नल के जाते ही कुछ फौजी वहां आ गए और दरवाजा खुलते ही मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे बेदर्दी से जदोकोब करते रहे। फिर करीबन नीम बेहोश करने के बाद घसीटते हुए एक मेजर के पास ले गए, जिसके इशारे पर मुझे पानी पिलाया गया ताकि मेरे उसान बहाल हो जाएं। मुझे नॉर्मल हालत में देखकर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े खूनखार लहजे में सवाल किया, तुम्हारा ताल्लुक किस एजेंसी से है? मैंने उसे देखा जैसे मुझे उसकी बात की समझ नहीं आ सकी। बको, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। महाराज जी मैं तो, और मैंने वही सरवंत सिंह वाली कहानी दोहरा दी। उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा और उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ी बेद की छड़ी से जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। उस कार खैर में बाकी लोग भला किस तरह पीछे रह सकते थे? वो भी हस्बे तौफीक अपने मेजर का साथ दे रहे थे। करीबन 2 घंटे तक मैं अजाब झेलता रहा। बिलाकर उन्होंने मुझे दोबारा उसी कोठरी में ला फेंका। शाम के वक्त मुझे एक और कर्नल के सामने पेश किया गया। शायद वो लोग बारी बारी अपनी सलाहियतें आजमाना चाहते थे। ये हिंदू कर्नल सबका उस्ताद निकला। मिस्टर परवेज, मुझे अफसोस है कि हाई कमान ने तुम्हारे बारे में हुक्म दिया है कि अगर तुम सच न बताओ तो तुम्हें गोली मार दी जाए। मैं तुम्हें आधा घंटा सोचने का मौका देता हूँ, इसके बाद हमें माजूर समझना। इतना कहकर उसने मुझे वापस जाने का हुक्म दिया। वापसी पर मेरे साथ उनका सलूक खासा खुशगवार था। सबसे पहले मेरे लिए चाय आ गई और आधे घंटे में 3 मेजर बारी बारी मेरी ब्रेन वॉशिंग करते रहे कि मुझे सब कुछ सच सच उगल देना चाहिए। आदमी जिंदा हो तो रहाई भी कभी नसीब हो ही जाती है। जब आध घंटे तक मैं टस से मस न हुआ तो वही कर्नल आ गया। ठीक है, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। मुमकिन है इस तरह तुम्हें कोई बड़ा एजाज मिल जाए और फिर तुम लोग शहीद भी तो हो जाते हो। उसने सारी बातें तंजिया लहजे में कही थी। फिर हुक्म मिला कि मैं अगर चाहूँ तो मरने से पहले इबादत भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा गुस्ल के लिए पानी मुहैया किया, फिर नमाज पढ़ने की मोहलत भी दी। इसी असना में मगरब का वक्त हो चला था। जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे पहले से तैयार एक ट्रक में बिठा दिया। जब मैं ट्रक में सवार हुआ तो किसी ने आवाज लगाई, बाकी दोनों को भी ले आओ। ये फिक्रा दानिस्ता मुझे सुनाने के लिए कहा जा रहा था। अपनी तरफ से दुश्मन ने चालाकी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बड़ा शानदार ड्रामा तरतीब दिया था। कदमों की आहट गूंजी जैसे मेरे बाद कोई और भी सवार हुआ हो और ट्रक चल पड़ा। सिपाही जो मेरे साथ जा रहे थे मुझसे बार बार यही कह रहे थे कि क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो, अब भी मान जाओ। लेकिन मैं तन बतकदीर बैठा उनकी चालाकी पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। करीबन आध घंटे के बाद ट्रक एक जगह ठहर गया और किसी ने आवाज लगाई, बंदोबस्त हो गया। ऑल राइट सर, जवाब मिला। फिर किसी ने मेरे करीब आकर कहा, मिस्टर परवेज तुम्हें आखिरी चांस दिया जा रहा है, या तो अपने जासूस होने का इकरार कर लो या फिर। यह अधूरा जुमला जानबूझकर अंग्रेजी में कहा गया था। मैं खामोश रहा। नीचे से किसी की आवाज आई, नंबर 1 खुलाओ। ट्रक से किसी के उठने की आवाज आई और चंद मिनट के बाद ही फायरिंग सुनाई दी। फिर वही आवाज गूंजी, नंबर 2 को लाओ। वही अमल दोहराया गया और दोबारा आवाज गूंजी, नंबर 3 को लाओ। उसके साथ ही 2 जवानों ने मेरे बाजू दोनों तरफ से थाम लिए। मेरा दिल कह रहा था कि यह सब ड्रामाबाजी है, लेकिन फिर भी खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में तोड़ गई। हल्क खुश्क होता जा रहा था और हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। एक जगह पहुंचकर वो ठहर गए और मुझे किसी ने दीवार के साथ खड़ा कर दिया। नंबर 3, तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। तब मैंने सोचा अगर वो हकीकत में जो इससे पहले हो चुका है तो मुझसे पहले शहादत पाने वालों को भी आखिरी मौका मिला होगा और फायरिंग होने का मतलब ये है कि वो अपने अज़म पर डटे रहे। फिर मैं क्यों ना उनका रास्ता ही इख्तियार करूं और अल्लाह के हजूर सुरखरुई के साथ पेश हूं। इस ख्याल ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने उन्हें बजाय जवाब देने के दिल ही दिल में कलमा शहादत का विर्द शुरू कर दिया। 4 जवान, वही आवाज गूंजी। उसके साथ राइफलों के लोड करने का शोर उठा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप। किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। इसे अभी आई जी के रूबरू पेश करना है, ऊपर से हुक्म आया है। आने वाले ने कहा, बड़े खुशकिस्मत हो, कुछ दिन और जिंदा रहने को मिल गए। वही आवाज सुनाई दी। मुझे राइफलों के बट मारते हुए लोग घसीटते हुए एक जीप तक ले आए और जब मेरी आंखों की पट्टी खोली तो मैं एक पुलिस स्टेशन में मौजूद था। यहाँ सारी रात पुलिस वाले मुझ पर तशद्दुद करते रहे। वो पुलिस के रवायती हरबे 3rd डिग्री अपना रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से उन्हें वही कहानी सुनने को मिल रही थी जो मैं पहले बयान कर चुका था। करीबन 4 घंटे तक मगजमारी करने के बाद बिलाकर उन्होंने मुझे अदमुआ करके हवालात में फेंक दिया। मेरा पुलिस रिमांड उन्होंने हासिल कर लिया था।
صبح پولیس کے 4 سپاہی مجھے لے کر آزم امرتسر ہوئے، جہاں پنجاب کے بدنام ترین امرتسر انٹروگیشن سیل میں میری تفتیش ہونا قرار پائی۔ پولیس نے کمال مہربانی سے میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھی۔ میری چادر بھی ابھی تک کی اتفاق سے میرے پاس موجود تھی، کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی تھی، ورنہ انہوں نے تو مجھے میری جوتیوں تک سے محروم کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی چپل پہنا دی تھی۔ میرے ساتھ 2 رائفل بردار سپاہی تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی بندوقیں لوڈ نہیں رہتی۔ سرحد یہاں سے قریباً 1.5 میل دور تھی۔ میں نے جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ہتھکڑی میرے ایک ہاتھ میں پہنا دی۔ تھانے سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا سلسلہ تھا، جس کے بعد دیہاتی آبادی اور پھر سرحد۔ ہم لوگ تھانے کے نزدیک اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں سے ہمیں امرتسر جانے کے لیے لاری حاصل کرنا تھی۔ یہاں صرف گنتی کے چند لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے میری ہتھکڑی کا کنڈا لاپرواہی سے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں نے پورے زور سے جھٹکا مارا اور ہتھکڑی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو وہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ میں دیوانہ وار کھیتوں کی طرف بھاگ نکلا۔ بھاگو پکڑو کا شور مچاتے ہوئے پولیس والے میرے تعاقب میں تھے۔ بدقسمتی سے کھیتوں کے نزدیک کچھ ننگ سکھ کھڑے تھے جو چوکنے ہو گئے اور اپنی روایتی برچے نکال لیے میری طرف لپکے۔ میرے اتنے قریب آ چکے تھے کہ جھکائی دے کر نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اپنی دانش میں بڑی اونچی چھلانگ لگائی، لیکن ایک ننگ کے برچے کی انی میری ٹخنوں میں پیوست ہو گئی اور میں منہ کے بل نیچے آ گرا۔ وہاں موجود تمام لوگ پولیس سمیت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ دوبارہ مجھے ہوش تھانے میں آ کر ہی آیا۔ 2 دن تک یہ لوگ زخمی ہونے کے باوجود اپنا غصہ مجھ پر نکالتے رہے۔ تیسرے روز میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر الٹی ہتھکڑی انہوں نے مجھے لگائی اور ایک جیپ میں بٹھا کر امرتسر کو چل دیے۔ انٹروگیشن سینٹر کے باہر جیپ ٹھہر گئی۔ میری آنکھوں پر بدستور پٹی بندھی رہی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے لوگ ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ اصل میں باہر بنا ہوا تھا جہاں ملزموں کا اندراج کیا جاتا تھا۔ میرا چارج ان لوگوں نے وہاں موجود گارڈ کو دے دیا اور چند منٹ کے بعد ہی میں نئے کسائیوں کی معیت میں مذبح خانے کی طرف چل دیا۔ مسلسل آنکھوں پر پٹی بندے رہنے کی وجہ سے میری کنپٹیاں دکھنے لگی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر میں نے ان سے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ وہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دیں۔ چلنے سے میری ٹانگوں کا درد بھی جاگ اٹھا تھا، لیکن یہ ایسی باتوں پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی ایک بڑے ہال کمرے میں لے جا کر کھولی گئی۔ پہل تو یوں لگا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں، لیکن جلد ہی بینائی بحال ہو گئی۔ میرے سامنے ایک ایس پی، 2 انسپیکٹر اور 3-4 سپاہی کھڑے تھے۔ وہ سب مجھے کھا جانے والے نظروں سے گھور رہے تھے۔ کی نام ہے تیرا؟ سکھ ایس پی نے پوچھا۔ سردار جی پرویز، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بولتے کس طرح ہو اوئے؟ ایک انسپیکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ایس پی مجھے گالیاں بکنے لگا، شاید یہ کوئی سگنل تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میری ٹانگ کھینچ کر مجھے منہ کے بل زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمبل مجھ پر آن پڑا۔ یہ کمبل خاصا بھاری تھا۔ کمبل کے نیچے دبکے ہی مجھ پر لاٹھیاں برسنے لگیں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس سزا کا نام کمبل پریڈ ہے اور ہر نووارد کو سب سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو اچانک کمبل اوپر آ پڑنے سے دم گھٹنے لگتا ہے، پھر اس پر ان درندوں کا بے تحاشا لاٹھیوں برسانا، چیخنے چلانے کی آواز بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ تقریباً 3-4 منٹ تک ان کی مشق ستم جاری رہی اور جب میں مار کھاتے کھاتے ادموا ہو گیا تو مجھے ڈنڈا ڈولی کرتے ایک اور دروازے سے گزار کر دوسرے ہاتھے میں لے گئے، جہاں ایک کتار میں بہت سی کوٹڑیاں بنی ہوئی تھیں۔